हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार पाल। आज फिर आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग बजट के टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट अगली क्लास में आप लोगों को हमने ये बताया था कि बजट में कितने बिल होते हैं। आज आपको ये बता रहे हैं कि बजट में कितने पार्ट्स होते हैं जिनको निर्मला सीतारमण डिस्कस करती हैं। तो एक चार्ट बनता है और इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं रिसिप्ट और दूसरी तरफ लिखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी व्यय, और इसका मतलब होता है प्राप्तियां। हमने आपको बजट की जो डेफिनेशन बताई थी वो डेफिनेशन ये बताई थी कि आय और व्यय का क्या होता है, विवरण होता है। आय व्यय का विवरण, आय और व्यय का क्या होता है विवरण होता है। तो अगर हम आपसे पूछें, हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि जो बजट की डिफिनीशन होती है आय और व्यय का विवरण, तो भारत सरकार की जो आय का मुख्य स्रोत है वो क्या है, टैक्स। तो जो रिसिप्ट होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट हिंदी में बोलेंगे राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां। और दूसरे को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। हिंदी में होता है पूंजी प्राप्तियां, पूंजी प्राप्तियां। यानी भारत सरकार, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है राजस्व प्राप्तियां। तो जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक को हम बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू, क्या बोलेंगे, टैक्स रेवेन्यू। और दूसरे को यानी इसको बोलेंगे कर राजस्व, और दूसरे को बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व, ठीक है, गैर कर राजस्व। तो कहने का मतलब है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू और दूसरे को बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब अगर हम टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष कर और दूसरे को बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। यानी एक डायरेक्ट टैक्स होगा और दूसरा जो होगा इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत हमने क्या बताया था, टैक्स बताया था। तो जिनमें से दो टैक्सेज होते हैं, एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसको हम यूं समझ लेते हैं कि इसमें जैसे आयकर, आयकर, इनकम टैक्स स्लैब का नाम जैसे आईटीआर वेरीफाई होता है, इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है उसमें आयकर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स।
दूसरा होता है निगम कर, निगम कर, और निगम कर जो पड़ता है प्रेजेंट टाइम में 25%। तीसरा होता है संपत्ति कर, ये ऐसे टैक्सेज होते हैं जो जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है। और फिर अगला होता है उपहार कर, उपहार का मतलब गिफ्ट टैक्स, उपहार कर, और कितने परसेंट पड़ता है? 30%। जैसे मान लो आप कौन बनेगा करोड़पति में जीतते हो धनराशि, तो उसका 30% काट के दिया जाता है। दूसरा, अगर मान लो इनमें से केवल एक लोगों को छोड़कर जो क्रिकेट मैच खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके ऊपर कोई गिफ्ट टैक्स चार्ज नहीं होता है। ठीक है। दूसरा हमारा जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में हम केवल एक टैक्स रखते हैं और उसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी, सर्विस टैक्स। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें हम जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो वस्तुओं पर लगता है, इसीलिए जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर जीएसटी पड़ता है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मान लो भारत सरकार को रेवेन्यू यानी रेवेन्यू रिसिप्ट से इनकम नहीं प्राप्त हुई, यानी टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से अगर इनकम नहीं प्राप्त होती है तो बजट बनना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा इसी में एक पॉइंट और है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व। ये ऐसी चीजें होती हैं जैसे मान लो स्कूल फीस, तो जो स्कूल की फीस है, ठीक, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आएगा। दूसरा इसी में आता है जुर्माना, जुर्माना मतलब फाइन। तो ये सब किसके पार्ट होते हैं? इनडायरेक्ट यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आएंगे स्कूल की फीस हो गई, जुर्माना हो गया, और फिर इसी में एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा अनुदान का, यानी अनुदान, अनुदान का मतलब होता है ग्रांट्स। तो जो अनुदान होती है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी, तो मेरे हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद अगले पॉइंट पे हम आते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट, तो जो कैपिटल रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट, तो कैपिटल रिसिप्ट में ये होता है कि जो उधार पैसा वापस लेना, उधार पैसा वापस लेना, उधार पैसा वापस लेना, उधार पैसा वापस लेना, यानी जो भी पैसा हमने किसी को उधार दिया है उसको पैसे को हमें क्या करना है? वापस लेना है 31 मार्च तक, क्योंकि 1 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अगला है एक्सपेंडिचर यानी खर्च। एक्सपेंडिचर हमने पिछले भी क्लास में बताया था कि खर्च कितने प्रकार के होते हैं। तो खर्च जो हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होगा प्लान एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, यानी प्लान एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, गैर योजनागत खर्च, गैर योजनागत खर्च। ठीक। और दूसरा होता है योजनागत खर्च,
योजनागत खर्च। जो योजनागत खर्च होता है इसके नीचे आपके आ जाएंगी पंचवर्षीय योजना। क्या आ जाएंगी? पंचवर्षीय योजना, यानी जिसे आप बोलते हो 5 इयर्स प्लान। 5 इयर्स प्लान या हम बोलेंगे पंचवर्षीय योजना। और भारत में जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत जो होती है पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक यानी से। अभी नरेंद्र मोदी ने पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। तो जब पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया तो उसकी जगह पे क्या लाए? 15 वर्षीय योजना, 15 वर्षीय योजना। और जो 15 वर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2032 तक चलेगी। ठीक है, तो यानी जो पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जब नीति आयोग यानी नरेंद्र मोदी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने क्या किया, योजना आयोग का नाम बदल दिया। तो उसकी जगह पे उन्होंने कहा कि हम 15 वर्षीय योजना की जगह पे क्या 5 वर्षीय योजना की जगह पे क्या चलेंगे, 15 वर्षीय योजना चलेंगे। इसलिए पंचवर्षीय योजना का जो है कॉन्सेप्ट रिसेंट में खत्म हो गया। उसके बाद फिर अगले पॉइंट पे आते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जो हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर यानी गैर योजनागत खर्च, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। गैर योजनागत खर्च, गैर योजनागत खर्च, गैर योजनागत खर्च। इसमें जो होता है, एक होता है रेवेन्यू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है कैपिटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कैपिटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कैपिटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कैपिटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। भारत सरकार के 3 सबसे बड़े खर्च होते हैं जिसमें रेवेन्यू खर्च होता है। उनमें से सबसे पहला आता है डिफेंस यानी रक्षा, डिफेंस। डिफेंस पे जो पैसा खर्च होता है वो अनुमानित खर्च होता है, जितना बोला जाता है उससे कहीं ज्यादा खर्च होता है। दूसरा आपका आता है सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब होता है आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी। और तीसरा होता है इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट यानी ब्याज चुकता। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब होता है ब्याज चुकता, यानी जो पैसा हमने वर्ल्ड बैंक से लिया है, IMF से लिया है, वो पैसा हमें क्या करना है, वापस। अगर मूलधन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 1 साल का हम ब्याज वापस कर दें। ठीक है, उसके बाद आता है कैपिटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कैपिटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इसमें जो होगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, शेयर एंड मार्केट, शेयर मार्केट, यानी जो भी पैसा बचता है उसको आप क्या करोगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दो। फिर उसके बाद आप अदर्स कंट्री लोन यानी अन्य देशों को लोन दे दो, अदर्स कंट्री लोन,
अदर्स कंट्री लोन, यानी अन्य देशों को हम क्या दे दें, लोन दे दें। तो यही जो कैपिटल यानी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, यही किसमें परिवर्तित होता है, कैपिटल रिसिप्ट में। किसमें परिवर्तित होगा, कैपिटल रिसिप्ट। यानी जो भी पैसा हम किसी को दिए होंगे उधार, वही पैसा हम कैपिटल रिसिप्ट के रूप में क्या करते हैं, ले आते हैं। उसके बाद अब ये समझ में आ गया, तो आप सभी लोगों को ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका स्ट्रक्चर। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा होगा कि मान लो पूछा जाए कि कितने टाइप के बजट होते हैं, तो टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट यानी बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट, बजट के प्रकार, बजट के प्रकार, के प्रकार। जैसे मान लो R इक्वल टू ई, R इक्वल टू ई, R ग्रेटर देन ई और R लेस देन ई, ठीक है। यानी जहां पर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर होगा उसे हम बोलेंगे बैलेंस बजट। जैसे मान लो अगर 100 रुपए आपके इनकम हो और 100 रुपए खर्च हो जाए तो उसे बोलते हैं बैलेंस बजट। जहां पर प्राप्तियां ज्यादा हों और एक्सपेंडिचर कम हो उसे बोलेंगे हम क्या, सरप्लस बजट। क्या बोलोगे, सरप्लस बजट, सरप्लस बजट। तो यानी ये दो जो बजट होते हैं वो किस देश में पेश होते हैं, डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित देशों में। जहां पर आपकी इनकम 100 रुपए हो और खर्च 150 रुपया हो उसे हम बोलते हैं डेफिसिट बजट यानी घाटे का बजट। इसका मतलब जो भारत जैसे देश में बजट पेश होता है वो घाटे का बजट होता है। किसका बजट होता है, घाटे का बजट होता है, ठीक है। तो भारत जैसे देश जो डेवलपिंग कंट्री है वो कौन सा बजट बनाती हैं, डेवलपिंग कंट्री वो बनाती हैं डेफिसिट बजट यानी घाटे का बजट। भारत में घाटे का बजट इसलिए पेश होता है, उसका कारण है कि भारत में सामाजिक कल्याण की योजनाएं चलती हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसलिए जो है यहां पर घाटे का बजट पेश किया जाता है, ठीक। ये था आपका स्ट्रक्चर किसका, बजट का। बाकी अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट और थ्योरी पे आते हैं। तो हमने आपको ये बताया था, ये अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बजट में कहां से गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है और कहां पे क्या होता है, उसके बारे में जानकारी मिल गई। उसके बाद अब आते हैं, तो भारत में यानी प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1985 और 86 में जीरो बेस बजट बनाए थे, जीरो बेस बजट बनाए, जीरो बेस बजट। लेकिन ये बजट क्या हो गया था, जीरो बेस बजट बनाया गया था लेकिन ये बजट क्या हो गया, असफल हो गया, असफल हो गया, असफल हो गया। तो असफल होने का सबसे बड़ा कारण केवल इतना था कि भारत क्या है,
एक विकासशील देश है और भारत का जो मैक्सिमम पैसा है वो सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर चलता है। लेकिन 1985 एंड 86 में राजीव गांधी ने कहा हम बैलेंस बजट बनाएंगे। यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग कि विश्व में पहली बार जीरो बेस बजट किस देश में पेश किया गया? विश्व में पहली बार जीरो बेस बजट अमेरिका में पेश किया गया। अमेरिका में और कब किया गया? 1970 में। यानी अमेरिका में 1970 में जीरो बेस बजट पेश किया गया। क्लियर? और भारत में कब पेश किया गया? 1985 और 86 में। लेकिन अगर कभी एग्जाम में आता है कि विश्व में पहली बार बजट किस देश में पेश किया गया, तब आपका आएगा ब्रिटेन में। उसके बाद वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा 1999 और 2000 में प्रातः 11 बजे बजट पेश किया। प्रातः 11 बजे बजट पेश किया। अभी तक 1998 और 99 का जो बजट पेश किया जाता था वो शाम 5 बजे पेश किया जाता था। लेकिन 1999 और 2000 का बजट कितने बजे पेश किया गया? 11 बजे पेश किया गया। इसका मतलब ये है कि पहले 5 बजे के बाद संसद बंद हो जाती थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा था 1999-2000 में कि जब संसद की कार्रवाई शुरू होती है तब उसी वक्त जो है क्या करना चाहिए? उसी समय बजट पेश करना चाहिए। दूसरी चीज, जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट है वो 9:15 पे ओपन होती है। यानी जो हमारा शेयर मार्केट वो 9:15 पे ओपन होता है। और जब 9:15 पे ओपन होता है तो 11 बजे के बीच 1 घंटा 45 मिनट हो जाती है और मार्केट क्या है? ओपन हो जाती है। ठीक है, इसीलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। तो अगला पॉइंट होगा कि रेल बजट और आम बजट पहले अलग अलग पेश होता था, अब इसको एक साथ पेश किया जाएगा। तो यानी 2016 में देवराय कमेटी ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। ठीक है, यानी रेल बजट और आम बजट 2000 यानी अलग अलग पेश होता था, लेकिन 2016 में क्या किया गया? रेल बजट और आम बजट दोनों को क्या किया गया? एक साथ कर दिया गया। ठीक, उसके बाद नोट में लिखिए इसको कब अलग किया गया था? तो 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। यानी रेल बजट को आम बजट से क्या किया गया? अलग किया गया। और कब, कौन सी कमेटी की थी? एकवर्थ कमेटी ने। यानी अलग करने के लिए जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी के अध्यक्ष थे एकवर्थ कमेटी।
एक वर्ग कमेटी ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया 1924 में, और 2016 में रेल बजट को आम बजट के साथ क्या किया गया, फिर से मर्ज कर दिया गया, और कमेटी का नाम था देवराय कमेटी। अब आप देखते हैं कि रेल बजट और आम बजट दोनों कौन पेश करता है, वित्त मंत्री। नहीं, पहले रेल बजट एक दिन पहले पेश होता था, उसके बाद आपका आम बजट पेश होता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 49 वर्ष बाद, 49 वर्ष बाद स्वतंत्र रूप से भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, पहली महिला वित्त मंत्री, तो जो पहली महिला वित्त मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। 49 वर्ष बाद स्वतंत्र रूप से भारत की जो पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी उनका नाम है निर्मला सीतारमण। इसका मतलब कि कोई ना कोई महिला ऐसी थी कि अगर एग्जाम में आता है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, पहली महिला वित्त मंत्री, तो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जानकारी के तौर पर बता, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है 1970 में ये देश की प्रधानमंत्री भी थी, और साथ ही साथ इनके पास वित्त मंत्रालय था। इंदिरा गांधी के पास ही प्रधानमंत्री थी, और साथ ही साथ इनके पास क्या था, वित्त मंत्रालय भी था। इसलिए 49 वर्ष बाद स्वतंत्र रूप से भारत की जो पहली महिला वित्त मंत्री बनी उनका नाम है निर्मला सीतारमण। ये क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में आता है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम बताओ, तब आप लोग भारत की पहली महिला जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है इंदिरा गांधी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बहुत कम लोगों को पता है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम इंदिरा गांधी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री भी थी और साथ ही साथ इनके पास वित्त मंत्रालय भी था। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि बजट के सारे पेपर लेदर के बैग में लेके जाते थे, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब इसको देख लीजिए, यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 और 20 के बजट के सभी पेपर, बजट के सभी पेपर लाल रंग के कपड़े में लपेट कर लेकर गए थे। लपेट कर लेकर गई थी। इसका मतलब यह हो गया कि ब्रिटेन की जो परंपरा है उस परंपरा को यहां पर खत्म किया गया। यानी लेदर के बैग में इसलिए लेके जाते थे क्योंकि बूजेट शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो ये भी जो ब्रिटेन की निशानी थी उसको यानी निर्मला सीतारमण ने खत्म कर दिया। अगर आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि लेदर के बैग में बजट के सभी पेपर कब नहीं ले गए, तो 2019 और 20 में। नोट करके एक पॉइंट और लिख लीजिएगा,
और इसमें लिखिएगा सबसे लंबा भाषण देने वाले वित्त मंत्री, सबसे लंबा बजट का भाषण, सबसे लंबा बजट का भाषण देने वाले वित्त मंत्री। वित्त मंत्री तो नाम होगा निर्मला सीतारमण का, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 45 मिनट के स्पीच दिए थे। 2 घंटे 45 मिनट। और कब दिया था? 2019 और 20 के बजट, यानी 2019 और 20 का जो बजट पेश किया गया उसमें निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 45 मिनट स्पीच दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, अगर एग्जाम में आता है कि किस वर्ष टैबलेट बजट पेश किया गया, किस वित्त मंत्री ने टैबलेट बजट पेश किया था। टैबलेट बजट पेश किया था तो नाम है निर्मला सीतारमण का। निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। और कब पेश किए थे? 2023 और 24, यानी 2023 और 24 के बजट को हम किस नाम से जानते हैं? टैबलेट बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद यहीं पर आप लोग नोट डालिएगा, और नोट में अगर एग्जाम में आता है कि सबसे ज्यादा बार बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया, सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री, तो नाम होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और कितनी बार बजट पेश किए हैं? 10 बार। 10 बार। यानी मोरारजी देसाई ने जो बजट पेश किया है वो कितनी बार पेश किया है? 10 बार। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अगला लिखिएगा इसी में, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे नंबर पे नाम आएगा वित्त मंत्री पी चिदंबरम। पी चिदंबरम ने 9 बार पेश किया है। पी चिदंबरम ने कितनी बार बजट पेश किया है? 9 बार। तीसरे नंबर पे नाम आएगा वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, इन्होंने जो बजट पेश किया है वो 7 बार पेश किया है। फोर्थ नंबर पे नाम आएगा वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और अरुण जेटली।
अरुण जेटली 6 बार, और इन्होंने भी कितनी बार पेश किया? 6 टाइम। ठीक है, अब तो अगर 10 साल कंप्लीट कर लेंगे तो निर्मला सीतारमण किसके बराबर पहुंच जाएंगी? मोरारजी देसाई के बराबर पहुंच जाएंगे। तो सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री का नाम क्या हो जाएगा? अगर एग्जाम में आता है कि सबसे ज्यादा बार बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया है, तो नाम आएगा मोरारजी देसाई का। दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाएगा तो जो दूसरे नंबर पे वित्त मंत्री आएंगे उनका नाम होगा पी चिदम्बरम 9 बार, प्रणब मुखर्जी 7 बार पेश किए हैं, और मनमोहन सिंह और अरुण जेटली ने 6 बार बजट पेश किया गया है। ठीक है, एक पॉइंट हम बताना भूल गए थे तो उसको हम यहीं पे बता दे रहे हैं कि बजट पहले फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में पेश होता था, लेकिन अब बजट कब पेश हो रहा है? फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में बजट पेश 1 से लेकर 7 फरवरी के बीच, 1 से लेकर 7 फरवरी के बीच संसद में बजट पेश होता है। संसद में बजट पेश होता है, पेश होता है। ठीक है, तो संसद में जो बजट पेश होता है वो कब होता है? 1 से लेकर 7 फरवरी के बीच, जबकि पहले बजट कब पेश होता था? 1 फरवरी से यानी 21 से लेकर 28 फरवरी के बीच पेश होता था। तो ये था आपके बजट के बारे में। और इस बजट में आपने देखा कि पहली बार बजट ब्रिटेन में पेश किया गया, दोबारा जो बजट यानी और जीरो बेस बजट अमेरिका में पेश किया गया। भारत में पहली बार जो बजट पेश किया गया वो पेश किया षणमुखम चिट्टी साहब ने, और 1950 में जो बजट पेश किया वो जॉन माथाई ने पेश किया। ठीक है, तो अब हम लोग यानी इस बजट के बारे में पढ़ लें। उसके बाद अगला जो एक नया बजट अभी कुछ दिन बाद आएगा और वो होगा बजट 2024 और 25 का, यानी 24 और 25 का जो न्यू बजट होगा वो संसद में पेश होगा। वो क्लास जो होगी वो अगली क्लास होगी जो बजट आएगा। जब बजट आएगा तो हम आपको बजट के किस सेक्टर के लिए कितने पैसे का एलोकेशन किया गया है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को चार्ट मैंने बनाया था और इस चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। इन्हीं बातों को निर्मला सीतारमण जो है डिस्कस करेंगी। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, इन सभी के बारे में वो बारी बारी से हर पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि जो बजट पेश होगा, नया बजट पेश होगा, वो कैबिनेट बन गया है। इसलिए हो सकता है कि इसी जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में, जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में नया बजट पेश होगा। क्लियर? तो ये हमारा आपका टॉपिक था बजट। ठीक है, अगली क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।